एक तरफ मोहब्बत भरा दिल था तो दूसरी तरफ नफरत की ऐसी आग थी जिसकी तपिश में वो जलाकर राख बनाने के लिए तैयार थी। एक अजीब कशमकश थी। मोहब्बत और नफरत का टकराव था। किसकी जीत होगी? दोनों लाइल्म थे, लेकिन अपने अपने जुनून में सरगर्दा थे। दोनों एक कॉलोनी में आमने सामने रिहाइश पजीर थे। साजिद को पहली निगाह में ही इफ़्फ़त अच्छी लगी थी और रफ्ता रफ्ता वो उसकी मोहब्बत के हिसार में कैद हो गया था। वो उठते बैठते हुए, जागते हुए, सोते हुए उसके बारे में सोचने लगा। उसके बरक्स इफ़्फ़त एक नजर भी साजिद को देखना पसंद नहीं करती थी। साजिद जब भी उसकी जानिब मुस्कुरा कर देखता था वो गुस्से से मुंह दूसरी तरफ फेर लेती थी। बहुत दिन तक उनके बीच ये आंख मचोली चलती रही तो कई बार साजिद ने इफ़्फ़त से बात करना चाही, लेकिन इफ़्फ़त ने उससे बात करना पसंद ही नहीं किया। एक दिन अचानक मार्केट में दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ चौंक कर देखा और यूं ही इफ़्फ़त दांत पीस कर वहां से जाने लगी तो साजिद बोल पड़ा, मुझे साजिद कहते हैं। 6 माह कबल हम आपके घर के सामने शिफ्ट हुए थे। कई बार मैंने कोशिश की थी कि आपसे बात हो सके, लेकिन आपने बात करना पसंद ही नहीं किया। आज कुदरत ने हमें एक बार फिर मौका दिया है कि हम अचानक एक दूसरे के सामने आ गए हैं। कुदरत ने हमें ठीक एक दूसरे के आमने सामने खड़ा किया है ताकि मुझे ये कहने का मौका मिल सके कि आइंदा मेरी तरफ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और खबरदार जो मुझसे बात करने की भी कोशिश की, वरना तुम्हारा वो हशर होगा कि तुम याद रखोगे। इफ़्फ़त ने आंखें निकाल कर उसकी तरफ देखा। आपकी तरफ देखने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। आप सामने आती हैं तो मेरी निगाहें खुद ब खुद आपकी तरफ उठ जाती हैं और फिर जैसे मेरे लिए कुछ और देखना मुमकिन ही नहीं रहता। साजिद उसके रवैये से परेशान हो गया था। अपनी आंखों का इलाज कराओ ना। कुछ भी हो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। आज मैं ये कह कर ही रहूंगा कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। खबरदार जो आइंदा तुमने ऐसी बात अपनी जुबान पर लाने की भी कोशिश की, वरना जुबान खींचकर कुत्तों के आगे डाल दूंगी। उसकी बात सुनते ही वो और भी गुस्से में आ गई थी। मैं सच कह रहा हूँ, आज इस तरह यूं अचानक मुलाकात में भी मैं अपने इजहार पर इख्तियार नहीं रख सका और दिल की बात होंठों पर आ गई है। नफरत है मुझे तुमसे, आइंदा मेरे रास्ते में मत आना। इफ़्फ़त ये कहकर वहां से चली गई और साजिद उसी जगह खड़ा रहा। ये साजिद की मोहब्बत और चाहत का जुनून था कि वो बेइख्तियार अपने दिल की बात कहने में किसी तामुल का शिकार नहीं हुआ। वो वाकई इफ़्फ़त से बहुत प्यार करता था। जिंदगी का सफर उसके संग गुजारना चाहता था, लेकिन इफ़्फ़त को न जाने क्यों उससे नफरत थी। इस बात को ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि साजिद और इफ़्फ़त की फिर मुलाकात हो गई। इस बार उनकी मुलाकात एक गैर मुल्की रेस्टोरेंट के उस हिस्से में हुई थी जहां टॉयलेट थे। साजिद वापस जाने के लिए बढ़ रहा था और इफ़्फ़त उस तरफ आ रही थी। दोनों एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। इफ़्फ़त ने वैसे ही नफरत का इजहार करते हुए एक नजर उसकी जानिब हकारत से देखा और यूं ही उसके पास से गुजरने लगी, साजिद ने मुखातिब कर लिया, क्या आप मेरी बात सुन सकती हैं? क्यों? मैं तुम्हारी बात सुनूं क्यों? प्लीज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो उस दिन कहा था वो क्या कम नहीं था? तुम जैसे आवारा, घटिया और मौका शनास लड़के किसी भी लड़की से इजहार मोहब्बत करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। तुम जैसा हर घटिया लड़का ऐसा ही कहता है, पर मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ। शट अप, अब कोई बकवास ना करना आगे। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मेरा प्यार सच्चा है। इफ़्फ़त उसकी बात सुनती रही और फिर अपने नथनों से गुस्से के अंगारे बरसाती हुई टॉयलेट जाने की बजाय तेजी से वापस चली गई। वो उस रात ठीक से सो भी नहीं सकी। उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। वो कई बार तसव्वुर में ही साजिद का गला घोंट चुकी थी। 2 दिन के बाद इफ़्फ़त की दोस्त की सालगिरह थी। वहां खूब हंगामा, हल्ला गुल्ला और हंसी मजाक रहा। रात के 11 बज गए जब सालगिरह की वो तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। सब बारी बारी अपने घर वापस जाने के लिए चल पड़ी। इफ़्फ़त जब घर से बाहर निकली तो सर्दी की शिद्दत से उसने झुरझुरी सी ली। धुंध भी थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि कुछ दिखाई ही ना दी। उसने सोचा कि वो कार आसानी से चला सकती है। मैं तो कहती हूँ तुम रात यहीं रुक जाओ, उसकी दोस्त ने पेशकश की। फिर क्या होगा, ऐसी भी धुंध नहीं है कि गाड़ी चलाना ही मुश्किल हो जाए। मैं चलती हूँ। सोच लो। हाँ, सोच लिया है। मेरा घर यहाँ से कोई 1000 किलोमीटर के फासले पर नहीं है कि मुझे परेशानी हो। इफ़्फ़त ये कहती हुई कार में बैठ गई। अच्छा, अपना ख्याल रखना। इफ़्फ़त ने कार आगे बढ़ा दी। सड़क पर धुंध ऐसी थी जैसे धुआं उठ रहा हो। कार की तेज हेडलाइट से सामने तक साफ दिखाई देता था। उसके बावजूद इफ़्फ़त कार बड़ी एहतियात से चलाती हुई जा रही थी।
सर्दी और धुंध की वजह से सड़कें वीरान दिखाई दे रही थीं। इफ़त अब उस सड़क पर थी जो रात के वक्त अमूमन जल्द ही वीरान हो जाती थी। उस वक्त तो वो सड़क दूर दूर तक सुनसान दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो सिर्फ सड़क पर अकेली ही जा रही है। कुछ खौफ भी महसूस होने लगा। उसने कार की रफ्तार तेज करने का इरादा किया और उस सड़क से जल्द निकल जाने का सोचा। अचानक इफ़त की निगाह सामने पड़ी। उसने कार की रफ्तार यकदम आहिस्ता कर दी। उसे लगा कि उसकी कार के आगे कुछ फासले पर साजिद पैदल जा रहा है। वही कद, वैसा ही लिबास और चाल में भी कोई फर्क नहीं था। उसने सर पर स्याह टोपी ली हुई थी। इफ़त ने एक दो बार साजिद को सर पर स्याह टोपी भी लिए देखा था। यकदम इफ़त की आंखों में तो सुर्खी उतर आई। उसकी सांस तेज हो गई और दिल की धड़कन में इंतकाम जाग उठा। एक जोश ने उसे अपने हिसार में ले लिया। उसने होंठ भींच लिए और इफ़त ने सोच लिया कि वो रात के उस अंधेरे और सन्नाटे में साजिद को अपनी कार से कुचलकर फरार हो जाएगी। इस तरह साजिद के दिल में पलने वाली मोहब्बत खत्म हो जाएगी और वो उसका पीछा छोड़ देगा। फिर उसने गियर बदला, एक्सीलेटर पर अपने पैर का दबाव बढ़ाया और कार चीखती हुई उसकी तरफ बढ़ी। सामने जाते हुए को एक लम्हे के लिए भी अपने अकब में देखने का मौका नहीं मिला और उसकी तेज रफ्तार कार उससे टकराई। वो अपनी जगह से उछला और कोई 7-8 फुट के फासले पर एक धमाके से औंधे मुंह जा गिरा। इफ़त ने एकदम ब्रेक पर पांव रखा और उसकी कार रुक गई। सड़क का सन्नाटा ऐसा था कि जैसे वो अपने पंजों से इफ़त को अपने हिसार में लेकर दहशत से ही मार देगा। उसने कार के अंदर से औंधे पड़े हुए साजिद की तरफ देखा। वो साकित था। उसने सोचा कि बाहर निकलकर एक बार तस्दीक कर ले कि क्या वो साजिद ही था। गहरे सन्नाटे में उसने कार का दरवाजा खोला तो एक अजीब सी आवाज पैदा हुई। कार से बाहर निकलकर उसने दरवाजा बंद नहीं किया और उस शख्स की जानिब बढ़ गई। खौफ से उसका जिस्म लरज रहा था। फिर उसने सोचा कि चेहरा देखने की बजाय इसी तरह ही वापस लौट आए। वो 2 फुट के फासले पर रुक गई। तवील सड़क, गहरा सन्नाटा, अंधेरा, धुंध का उड़ता हुआ धुआं, सड़क पर पड़ा बेजान इंसानी जिस्म, उससे 2 फुट के फासले पर खड़ी इफ़त और उसके अकब में सड़क पर तिरछी खड़ी उसकी कार जिसका दरवाजा खुला हुआ था। जो ही वो घूमी, ठीक उसी वक्त उसकी पुश्त पे पड़ा बेजान इंसानी जिस्म यकदम उठकर बैठ गया। इफ़त तेज तेज कदम उठाती हुई कार की जानिब जा रही थी। कार के पास पहुंचकर उसने एक लम्हे के लिए अपनी गर्दन घुमाई और अपने अकब में देखा। फिर उसके मुंह से चीख निकल गई। वो अभी तक उसी जगह सड़क पर बैठा हुआ था और फिर उस सन्नाटे में वो अपनी जगह से यूं उठा जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़कर उठाया हो। ये देखते ही इफ़त की आंखें तो जैसे उबल पड़ी। वो तेजी से अपनी सीट पर बैठ गई। एक धमाके से कार का दरवाजा बंद किया। कार की चाबी की तरफ उसने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन कार की चाबी स्विच में मौजूद नहीं थी। वो इधर उधर चाबी देखने लगी। उस सन्नाटे में वो लंगड़ाता हुआ आदमी उसकी जानिब बढ़ने लगा। अब वो कार से 5 फुट के फासले पर पहुंच गया। अचानक इफ़त ने देखा कि कार की चाबी तो उसके अपने बाएं हाथ में ही पकड़ी हुई है। खौफ और दहशत से उसे पता ही नहीं चला था। उसने फौरन चाबी स्विच में लगाई। इंजन जागा तो सन्नाटे में आवाज पैदा हुई और उस शख्स के कदम कार से 1 फुट के फासले पर रुक गए, बल्कि वो पीछे हटने लगा जैसे वो डर रहा हो। इफ़त ने कार गियर में डाली और एक झटके से आगे बढ़ा दी। इफ़त ने गाड़ी बढ़ाते हुए जब बैक मिरर से देखा तो उसे उस शख्स का चेहरा बहुत खौफनाक लगा, जैसे एक इंसानी चेहरे पर किसी ने ब्लेड से माथे से लेकर गर्दन तक, ऊपर से नीचे तक और दाएं से बाएं तक जख्म लगा दिए हों। उसके दांत बड़े और मुंह से बाहर निकले हुए थे। जिसे वो साजिद समझ रही थी वो कोई और ही मखलूक थी। साजिद के धोखे में उसने उस मखलूक को अपनी तेज रफ्तार कार से टक्कर मार दी थी। वो तेज लहजे में बोला, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया है। मैं इंसानी रूप में था और मेरा ध्यान कहीं और था, वरना तुम मुझे नुकसान ना पहुंचा सकती। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे सन्नाटे में आऊंगा और तुम्हें अपने साथ अपने सहरा में ले जाऊंगा। याद रखना, तुम्हारे इर्द गिर्द सन्नाटा मेरी आमद का बाइस होगा। इफ़त ने कार अपने घर खड़ी करके ही दम लिया। वो बहुत घबराई हुई थी। कार से निकलकर वो सीधा अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद करके बेड पर बैठ गई। वो इस परेशानी में थी कि क्या उसने टक्कर साजिद को मारी थी, लेकिन साजिद इतनी दूर उस वीरान सड़क पर क्या कर रहा था। शायद साजिद से नफरत की वजह से उसे वो हर जगह दिखाई देने लगा था। वो तो सोच सोच कर पागल हो रही थी। नहीं, वो साजिद नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से वो उठा था और जिस तरह से उसकी शक्ल भयानक हुई थी, वो साजिद नहीं हो सकता। फिर उसने अपने कमरे की ट्यूबलाइट बंद करके मध्यम रोशनी कर ली और कंबल लेकर लेट गई। उसका दिलो दिमाग उसके बारे में ही सोच रहा था। उसके कमरे में मुकम्मल खामोशी हो गई। गहरा सन्नाटा छा गया।
उसकी आंखें खुली हुई थीं और वो कमरे की छत को घूर रही थी। कुछ वक्त और गुजर गया, सन्नाटा और भी गहरा हो गया। सोचों के गर्दाब में इफ़त को नींद आने लगी। उसकी आंखें बंद होने लगी। जो ही वो कच्ची नींद की वादी में पहुंची, बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़की के आगे पड़े पर्दे लहराए जैसे हवा चलने लगी हो। फिर वो पर्दे उड़ने लगे और फिर यकदम खिड़की के आगे लटकते हुए हवा में उड़ते पर्दे में से वही शख्स जिसे इफ़त ने अपनी कार से टक्कर मारी थी, अपने खौफनाक चेहरे के साथ नमूदार हो गया। वो अपनी सुर्ख आंखों से इफ़त की तरफ देख रहा था। कमरे में सकूत था, ऐसा सन्नाटा था कि इफ़त की सांस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो इफ़त की तरफ बढ़ा। चलते हुए उसके कदमों से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर वो बेड के पास पहुंच गया। उसने एक बार फिर उसके चेहरे की तरफ देखा और दोनों हाथ उसकी तरफ ऐसे बढ़ाए जैसे वो अपने हाथों से इफ़त को उठाना चाहता हो। इफ़त और उस खौफनाक शख्स के हाथों में महज 1 फुट का फासला होगा कि यकदम इफ़त की आंखें खुल गईं। उसने एक खौफनाक चेहरा अपने इतना करीब देखा तो उसकी चीख निकल गई। सन्नाटा उसकी चीख से टूट गया और वो खौफनाक शख्स पीछे हटने लगा। इफ़त फिर चीखी और बेड से उठकर दरवाजे की तरफ भागी। वो और पीछे हट गया। इफ़त चीख रही थी तो वो खिड़की के पर्दों के साथ जा लगा। इफ़त ने चीखते हुए दरवाजा खोला। सामने उसकी माँ और बाप खड़े थे जो उसकी चीखें सुनकर उसके कमरे की तरफ दौड़े हुए आ गए थे। क्या हुआ? वो बताओ तो, क्या कह रही हो? मेरे कमरे में कोई है। कौन है? इफ़त के माँ बाप ने कमरा रोशन किया और हर जगह देखा लेकिन कोई नहीं था। चुप करो इफ़त और बताओ कौन था कमरे में? एक खौफनाक शक्ल वाला कोई आदमी था। खौफनाक शक्ल वाला आदमी? इफ़त के बाप ने सारा कमरा देख लिया, कोई जगह भी उसने नहीं छोड़ी थी। खिड़की बंद थी, खिड़की के आगे मजबूत लोहे की ग्रिल लगी हुई थी। कमरे का अकलौता दरवाजा वही था जहां से वो अभी अंदर आए थे। किसी का कमरे में किसी और जगह से दाखिल होना मुमकिन ही नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है बेटा। इस कमरे में है, वो मेरे बिल्कुल पास खड़ा था। वो बहुत खौफनाक शक्ल वाला था। तुम शायद ख्वाब में डर गई हो। तुम्हारे कमरे में कोई आ ही नहीं सकता। तुम्हारे चीखते ही हम तुम्हारे कमरे के दरवाजे के पास खड़े थे। अगर कोई होता तो वो इस दरवाजे से बाहर निकलता ना। आप मेरा यकीन करें, मैंने उसे खुद अपने पास देखा है। तुमने ख्वाब देखा होगा मेरी बच्ची, वो ख्वाब नहीं था। ऐसा हो जाता है, ख्वाब बाज़ औक़ात ख्वाब नहीं लगते। तुम ऐसा करो, मेरे कमरे में आकर लेट जाओ। बेहतर है हम सब सुबह इस पर बात करेंगे। इस वक्त तुम डरी हुई हो, इसलिए तुम जाओ अपनी माँ के साथ कमरे में लेट जाओ। इफ़त अपने माँ के कमरे में चली गई। डरी सहमी अपनी माँ के साथ लेट गई। उस खौफनाक शख्स का चेहरा उसकी निगाहों के सामने था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे में फिर रोशनी हो गई, फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे को वॉल क्लॉक की घूमती हुई सुई मासूम कर रही थी। सुबह इफ़त की आंख खुली तो वॉल क्लॉक पर दिन के 9:30 बज रहे थे। उसे फिर से रात वाला वाकया याद आ गया। वो कमरे से बाहर निकली तो उसकी माँ टीवी लॉन्च में बैठी थी। इफ़त को देखते ही बोली, उठ गई तुम? चलो फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। अच्छा अम्मी। ये कहती हुई वो अपने कमरे में ऊपर चली गई। उसका रुख अब बालकोनी की तरफ था। वहां जाते ही उसने साजिद के घर की तरफ देखा। उसके घर का गेट बंद था और वैसी ही खामोशी थी जैसी कि रोज होती है। कॉलोनियों में ऐसे बड़े बड़े घर खामोश ही होते हैं। उन घरों में कोई रहता भी है कि नहीं उसका पता भी नहीं चलता। वो सिर्फ एक नज़र साजिद को देखकर ये यकीन करना चाहती थी कि उसने टक्कर उसे ही मारी थी या वो कोई और शख्स था। रात क्या हुआ था? आपको मेरी बात पर रात को भी यकीन नहीं आया था, इसलिए अब बताने का कोई फायदा नहीं। तुम दरअसल ख्वाब में डर गई थी। वो ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। वो मेरे पास था, मेरे बेड के पास। अच्छा तुम आज रात फिर मेरे कमरे में सो जाना। अम्मी, ये जो हमारे सामने नए हमसाए आए हैं, आप कभी उनकी तरफ गई हैं? अब वो नए कहाँ हैं? 6 माह हो गए हैं उनको आए हुए। हाँ, एक बार मैं गई थी। कौन कौन है उस घर में? एक माँ है, उसकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा यहाँ रहता है। उनका बाप और 2 बेटे अमेरिका में होते हैं। तो अम्मी, आज मैं उनकी तरफ जाऊंगी। ये अचानक तुम्हें उनकी तरफ जाने का क्या सूझी? ऐसे ही फारिग हूँ इसलिए सोचा चली जाऊं। हाँ तो चली जाओ, तुम्हारी उम्र की 2 लड़कियां हैं वहां पर। इफ़त जैसे ही तैयार होकर जरा खिड़की की तरफ गई और थोड़ा सा पर्दा हटाकर बाहर देखा तो चौंक पड़ी, क्योंकि साजिद अपने घर से बाहर निकल रहा था और वो बिल्कुल ठीक था। इसका मतलब है कि वो साजिद नहीं था। वो जो कोई भी था, इंसान नहीं था। वो उस कमरे में आया और उसकी शक्ल भी बहुत डरावनी थी। उसने साजिद के धोखे में किसको टक्कर मार दी थी? इफ़त सोचते ही मुस्तरिब हो गई और कमरे में टहलने लगी।
यकदम उसे खौफ महसूस हुआ और उसे ऐसे लगा जैसे उस कमरे में कोई है। उसने कमरे में चारों तरफ देखा और एक झुरझुरी सी लेकर कमरे से बाहर निकल गई। रात स्याह थी, दूर तक अंधेरे का राज था। सन्नाटा उस जगह की हर चीज को अपने पंजों में दबाए हुए था। वो कोई सहरा था जहां किसी जीरो के होने का कोई सोच भी नहीं सकता था। सहरा की रेत पर वो पैर जमाए खड़ा था। वो वही था जिसे इफत ने अपनी कार से टक्कर मारी थी। वही खौफनाक चेहरा, नोकीले दांत, गुर्राती हुई आवाज जो खामोश सहरा में दूर तक जा रही थी। वो कह रहा था, तुमको अब कोई नहीं बचा सकता। तुमने मुझ पर हमला किया था जबकि मैं अपने असल रूप में नहीं था। तुम खूबसूरत भी हो, हसीन भी हो, और तुम्हारे चेहरे की कशिश मुझे मजबूर करती है कि मैं तुम्हें यहाँ इस जगह ले आऊं, इस सहरा की तुम्हें मलका बना दूं। तुमको मैं हासिल करके ही रहूंगा। तुम्हारे सन्नाटे में मेरी आमद होगी। मैं आ रहा हूं। वो कहकर चुप हो गया। स्याह रात के अंधेरे में वो ह्योले की तरह दिखाई दे रहा था। इफत खुद ही अपने बेडरूम में लेटी थी। वो देखना चाहती थी कि आज भी उसके कमरे में कोई आता है। वो सो नहीं रही थी। कमरे में बिल्कुल हल्की सी रोशनी और सन्नाटा था। इफत डर भी रही थी। उसकी निगाहें बार बार कमरे में घूम रही थी। मुझे लगता है कि वो मेरा ख्वाब ही था, और अब्बू ठीक ही कहते थे। मैं ख्वाब में डर गई थी। मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। अचानक उस सन्नाटे में उसके कान के पास एक फुनकारती हुई सरगोशी हुई। वो ख्वाब नहीं, हकीकत थी। मैं ही था वो। मैं फिर आ गया हूँ। ये बात सुनते ही इफत चौंक कर अपनी जगह से उठ बैठी। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने उस तरफ देखा जिस तरफ से वो आवाज आई थी। वो उसके बेड पर ही मौजूद था। इफत के हलक से फलक शगाफ चीख निकल गई। वो तेजी से इफत की तरफ बढ़ा और उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया ही था कि यकदम दरवाजा खुला। वहां इफत का बाप खड़ा था। एक लम्हे के लिए इफत की निगाह अपनी बाप की तरफ गई। इसी असना में वो वहां से गायब हो गया। क्या हुआ? वो फिर आया था। कौन आया था? वही खौफनाक शक्ल वाला। वो वहां मेरे बेड पर बैठा हुआ था। इफत की माँ भी आ गई। तुम्हें कहा भी था कि तुम अकेली कमरे में ना लेटो, लेकिन तुम मानी ही नहीं। जाने क्यों अब तुम डरने लगी हो। इफत के माँ बाप ने तशवीश से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो इफत को अपने कमरे में ले गई। इफत के बाप के दोस्त एक जानने वाला आमिल था। सुबह सवेरे वो अपने दोस्त की तरफ गए और सारी सूरत हाल से आगाह करने के बाद वो सीधे आमिल के पास गए और वो उनके साथ उनके घर आ गया। आमिल का नाम करामत था। करामत ने पहले पूरे घर का जायजा लिया, दीवारों को गौर से देखा, उनको हाथ लगाकर छुआ और फिर कुछ सुनने की कोशिश की। इफत का बाप तो परेशानी से देख रहा था। उसके बाद उसने इफत को अपने पास बुलाया और सामने बिठाने के बाद कुछ पढ़ा और फिर आंखें बंद कर ली। तकरीबन 10 मिनट के बाद उसने आंखें खोलकर इफत की तरफ देखा और पूछा, तुमने अपनी कार से किसी को टक्कर मारी थी? करामत का सवाल सुनकर तो इफत यकदम चौंक पड़ी। उसके बाप ने सुना तो वो भी हैरत से इफत की तरफ देखने लगा। वो इफत की तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। खैर, वो इंसान नहीं था, एक जिन है, और जिन भी ऐसा जो शरीर है। जिन? अब वो तुम्हारे पीछे पड़ गया है। वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। वो ऐसा जिन है जो सन्नाटे में रहता है, सन्नाटे में आता है, और जैसे ही तुम्हारे इर्द गिर्द सन्नाटा होता है वो आ जाता है। शोर में वो नहीं जा सकता। शोर में उसे डर लगता है। तुमने किसे टक्कर मारी थी बेटी? इफत के बाप ने पूछा। ये सवाल आप अपनी बेटी से बाद में कर लेना। पहले ये हल करना है कि वो आपकी बेटी का पीछा छोड़ दे, वरना जैसे ही इसके गिर्द सन्नाटा होगा वो आएगा और इसे अपने साथ ले जाएगा, वहीं जहां तन्हाई और गहरा सन्नाटा और सकूत होता है। तो फिर कुछ कीजिए। इफत का बाप परेशान और फिक्रमंद हो गया। आप दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। इफत और उसका बाप बाहर चले गए, जबकि इफत के अब्बू के दोस्त और वो आमिल करामत वहां बैठे रहे। बोलो, क्या करना है? क्या करना है मतलब? तुम मेरे पुराने दोस्त हो, तुम जानते हो कि मेरे मोक्कल मुझे इतना ही बता सकते हैं। इसके आगे कुछ भी करना मेरे बस और इख्तियार में नहीं होता। तुम उसे मेरी फीस बताओ और अमल करने की बात करो। हमारा इस घर से खर्चा पानी बने और हम चलते बने। मैं जानता हूँ कि तुम इतना ही अमल कर सकते हो। अपने मिलने मिलाने वालों को ऐसी आफतों में तुम्हें इसीलिए तो ले जाता हूँ ताकि तुम्हारे साथ साथ मेरा भी काम बन सके। इफत के बाप के दोस्त ने मायनी खेज लहजे में बोलकर मुस्कुराया। जाओ और बात करो, अपना हिस्सा रखकर बात करना। मेरी फीस तुम जानते ही हो। मैं जानता हूँ, अच्छा जाता हूँ, जाओ फिर। बाहर जाते ही वो इफत के बाप को एक तरफ ले गया और कहा, मसला ज्यादा ही खराब है। वो एक खतरनाक जिन है। ये एक बड़े आमिल हैं। मैं इन्हें 20 साल से जानता हूँ।
इनका कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर उस जिन को काबू में कर लेंगे, लेकिन कुछ खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा? हाँ, मुझे उसके साथ रहते हुए एक वक्त हो गया है, मैं बहुत कुछ जान गया हूँ। तो कितना खर्चा होगा? इनका खर्चा तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मेरी वजह से 60,000 रुपये लगेंगे। ठीक है, मैं अपनी बीवी से बात करता हूँ। इफत के बाप ने उसकी माँ से मशवरा किया। वो तो जिन की बात सुनकर ही खौफजदा हो गई। मैं कहती थी ना कि वो मेरे कमरे में आता है और आप उसे मेरा वहम और ख्वाब कह देते थे। मुझे उससे बचाएं, वरना वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम तुम्हें उससे निजात दिलाएंगे। इफत के बाप ने 60,000 रुपये अलमारी से निकाले और अपने दोस्त के हाथ पर रख दिए। दोस्त ने 10,000 रुपये निकालकर बाकी की रकम आमिल को दे दी। उसने पैसे अपनी जेब में रखे और उससे बोला कि इन्हें बता दो कि वो अपनी बेटी को सन्नाटे से दूर रखें। हल्का शोर और आवाज भी उसकी हिफाजत करेगी। सन्नाटा होगा तो वो आएगा और उसे ले जाएगा। 10 दिन का अमल है, 10 दिन के बाद हमसे राब्ता करना। 10 दिन बाद राब्ता करने का सिर्फ कहने की हद तक कहना, मेरे पास लेना आना मैं सिर्फ यहीं तक ही कर सकता था, बाकी उनको अब दाएं बाएं रखना। फिर इफत ने अपने कमरे में वॉल क्लॉक लगा लिया। अपने इर्द गिर्द कोई ना कोई शोर रखती थी। वो मुकम्मल खामोशी और सन्नाटे में नहीं जाती थी। उसने अपने बाजू में कांच की चूड़ियां पहन ली थीं, जिनकी छन छन आती रहती थी, और वो रात को अपनी माँ के साथ ही सोती थी। 2 दिन गुजर गए थे और फिर ऐसा कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। वो ये समझ रहे थे कि ये सब आमिल बाबा के अमल का नतीजा है, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि आमिल ने तो पैसे सिर्फ जेब में डाले और निकल गया। इफत के दिल में साजिद का ख्याल पैदा होने लगा। वो उसके बारे में सोचने लगी जिससे वो खामख्वाह नफरत करती थी, मगर अब उसके दिल में खुद ब खुद मोहब्बत पैदा हो गई थी। वो अपनी खिड़की के आगे खड़ी थी और साजिद अपने घर के गेट पर खड़ा था। इफत ने अपना बाजू उठाया और जोर से एक झटका दिया। चूड़ियां खनकने की आवाज गूंजी और साजिद ने यकदम उसकी तरफ देखा। इफत उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। साजिद को तो हैरत का झटका लगा। शाम का वक्त था। साजिद यूं ही चहलकदमी के लिए घर से निकल गया। उसे मालूम नहीं था कि इफत ने उसे एक तरफ जाते हुए देख लिया था। वो खुद भी उसके पीछे ही चल पड़ी। साजिद का रुख मार्केट की तरफ था, जो कॉलोनी की एक तरफ बनी हुई थी। वो दुकानों के सामने फुटपाथ पर चल रहा था कि अचानक इफत ने होले से उसके अकब से मुखातिब किया। एक्सक्यूज मी, आप? मैं आपसे बात करना चाहती थी, इसलिए आपको देखते ही आपके पीछे घर से निकल आई। क्या बात करना चाहती हैं आप? ये आप मुझे आप ना कहा करें तो फिर क्या कहूँ? इफत कहा करें। फिर कहीं बैठकर बात करें। ये कहते हुए दोनों एक रेस्टोरेंट में चले गए। कॉफी पीते हुए इफत साजिद से कहने लगी, मैं आपके बारे में अब सोचने लगी हूँ, मुझे आप अच्छे लगने लगे हैं। साजिद तो ये बात सुनकर खुश हो गया। मैं आपसे एक बार फिर सॉरी करती हूँ। मैं आपके साथ बुरे रवैये के लिए बहुत ही ज्यादा पशेमान हूँ, मगर अब आप मुझे सॉरी नहीं कहोगी। या आपने फिर आप कहा? अच्छा, तुम मुझे सॉरी नहीं कहोगी। मैं आपसे एक और बात भी करना चाहती हूँ। हाँ करो, क्या बात करना चाहती हो? जब मुझे आप पर बहुत गुस्सा था, मेरी नफरत आसमान को छू रही थी। मैं रात के वक्त अपनी दोस्त के घर से आ रही थी कि एक वीरान सड़क पर मुझे लगा जैसे आप जा रहे हैं। मुझे और भी गुस्सा आ गया। मैंने कार से आपके ख्याल में उसे टक्कर मार दी। टक्कर मार दी? फिर मेरी जिंदगी में खौफ भर गया। वो कोई और नहीं, एक जिन था। जिन? ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा है कि मैंने उसे टक्कर क्यों मारी, और वो मुझे उठाने के लिए भी कई बार मेरे पास आया। क्या इस मजाक के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? मैं मजाक नहीं कर रही। मेरे अम्मी अबू से पूछ लें। अबू के एक दोस्त आमिर साहब को भी लेकर आए थे। उन्होंने बताया है कि वो जिन मुझे ले जाना चाहता है। वो सन्नाटे में आता है। जब भी मेरे इर्द गिर्द सन्नाटा होगा वो आएगा और मुझे ले जाएगा। ये देखो, मैंने हाथ में चूड़ियां इसीलिए पहनी हुई हैं ताकि इनकी खनखन से सन्नाटा ना हो। मैं इन बातों को नहीं मानता। क्या आप वाकई इन बातों को नहीं मानते? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल नहीं मानता। अगर आप इन बातों को नहीं मानते तो फिर आप तो क्या? तो फिर आप मुझे हमेशा के लिए अपना लें ताकि मुझे कोई डर और खौफ ना हो। मैं तो तुम्हें अपनाने के लिए कब से बेचैन हूँ। साजिद ने अपने घर वालों से इफत की बात की और वो इफत के घर चले गए। इफत भी साजिद के बारे में अपने माँ बाप से बात कर चुकी थी। इस तरह दोनों घरानों में ये रिश्ता तय हो गया। 4 दिन गुजर जाने के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ था। इफत और उसके घर वाले ये ख्याल कर रहे थे कि आमिल बाबा का अमल काम कर गया है। उनके जहनों में छाया हुआ खौफ खत्म होने लगा। इफत के अंदर से भी डर निकल गया। उसने कांच की चूड़ियां उतार दी और जिंदगी को फिर उसी मामूल पर ले आई। साजिद और इफत की मंगनी होने वाली थी। दोनों घराने उस तैयारी में लगे हुए थे। इफत ने साजिद के साथ कुछ खरीदारी के लिए जाना था।
शाम हो गई थी। इफ़त तैयार हो गई। अभी उसके मोबाइल फ़ोन पर साजिद ने कॉल की थी कि वो अभी गाड़ी निकाल कर हॉर्न देता है तो वो बाहर आ जाए। इफ़त तैयार होकर टहल रही थी। टहलते टहलते जो ही वो बालकोनी में आई, नीचे साजिद कार के साथ लगकर खड़ा मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देख रहा था। इफ़त तो उसे देखकर चौंक गई। तुमने हॉर्न देना था ना? मैंने सोचा ऐसे ही इंतजार कर लेता हूँ, जल्दी से आओ। इफ़त भागती हुई नीचे गई, अपनी माँ को बताया और बाहर निकलकर साजिद के बराबर वाली सीट पर बैठ गई। साजिद ने कार आगे बढ़ा दी। उसने कार के शीशे चढ़ाए हुए थे। कार उनकी कॉलोनी से जल्द ही बाहर निकल गई। तुम्हारे पास मोबाइल फोन है? हाँ है। फिर इसे बंद कर दो। पर क्यों? ताकि कोई कॉल ना आए और हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। पर साजिद, तुम्हारे अलावा मुझे कॉल करेगा कौन? फिर भी तुम बंद कर दो। अच्छा भाई, लगा देती हूँ साइलेंट पर। कार बड़ी तेज रफ्तारी से जा रही थी। शोर मचाती सड़कों से गुजरते हुए साजिद ने कई बार दांत पीसे थे। हालांकि उसने कार के शीशे चढ़ाए हुए थे, लेकिन फिर भी जो ही किसी कार वगैरह की तेज हॉर्न की आवाज अंदर आती तो वो दांत पर दांत जमा लेता था। तुम ऐसे ही कार चलाते हो? ऐसे ही चलाने का क्या मतलब? बहुत तेज ड्राइविंग करते हो तुम। तेजी में तो ही मजा है। तो हम कहाँ जा रहे हैं फिर? अचानक इफ़त ने देखा कि वो शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर जा रहे हैं। पहले जरा लॉन्ग ड्राइव करेंगे, उसके बाद शॉपिंग करेंगे। साजिद मुस्कुराया। उस सड़क पर कोई रश नहीं था। साजिद ने कार एक ज़ीली सड़क पर उतार दी, जिसके दाएं बाएं फसलें थीं और दूर तक खामोशी थी। आधे चांद की रोशनी फैली हुई थी। ये कहाँ वीराने में ले आए हो तुम? अभी देखना क्या होता है, एक सरप्राइज है। उसने कार सड़क के ऐन दरमियान में रोक दी। ये सड़क एक गांव की तरफ जाती थी। शाम होते ही यहाँ लूटने का खतरा होता था। ऐसी वारदातें आए रोज होती थी, इसलिए शायद ही कोई उस जगह से शाम होते गुजरता था। क्या दिखाना चाहते हो तुम? इफ़त ने हैरत से साजिद को पूछा। साजिद ने मुस्कुराकर इफ़त की तरफ देखा और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। वो कुछ आगे चला गया और सड़क पर अपने दोनों बाजू फैला दिए। इफ़त हैरत से उसकी तरफ देख रही थी कि वो क्या दिखाना चाहता है, उसका यहाँ लाने का मकसद क्या है। इफ़त की यकदम मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि साजिद यकदम एक खौफनाक सूरत इख्तियार कर गया। वो इफ़त की तरफ घूमा। वो वही था जिसे इफ़त ने टक्कर मारी थी, जो उसके सन्नाटे में उसे उठाने के लिए आता था। वही खौफनाक जिन। इफ़त का खौफ से बुरा हाल था। उसका जिस्म लरजने लगा और आंखें फट गईं। वो खौफनाक सूरत के साथ मुस्कुराया और बोला, बाहर आ जाओ, यहाँ कोई नहीं आएगा। देखो कैसा सन्नाटा है, कैसी खामोशी है, और इस सन्नाटे में तुमको मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर सकेगा। ये मेरी पसंदीदा जगह है। वो कार की तरफ बढ़ा और उसने कार का दरवाजा खोला। इफ़त को बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। इफ़त डर से चीखने लगी। जितना चीखना चाहती हो चीख लो, ये चीखें मुझ पर कोई असर नहीं करेंगी। तुम्हारी चीखें अब तुम्हारा सन्नाटा दूर नहीं कर सकती। उसके साथ ही उसने कार अपने दोनों बाजुओं से उठाई और उसे ऊपर उछाल दिया। इफ़त ने देखा कि कार जैसे हवा में ही तहलील हो गई। दूर तक सन्नाटा था। इफ़त के हाथ में पकड़े हुए मोबाइल फोन की रोशनी जल रही थी। साजिद उसे कॉल कर रहा था, लेकिन इफ़त का ध्यान उस खौफनाक जिन की तरफ था। उसे पता ही नहीं चला कि उसके मोबाइल फोन पर कॉल आ रही है। देखो कितना अच्छा मौसम है और कैसी खामोशी है, और सबसे बढ़कर ये कि वो सन्नाटा है जो मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें अपने सहरा में ले जाऊंगा। तुम वहां मेरे साथ रहोगी। तुमने मुझे टक्कर मारी थी ना, मैं इसकी सजा नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें मलका की तरह अपनी दुनिया में रखूंगा। यकदम इफ़त की निगाह अपने मोबाइल फोन पर पड़ी। साजिद का नाम स्क्रीन पर आ रहा था। इफ़त ने फौरन फोन ऑन करके कान से लगाया और तेज लहजे में बोली, मुझे वो जिन अपने साथ ले गया है। मैं इस वक्त नूरपुर गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर हूँ, मुझे बचाओ। उसने जैसे ही सुना वो मुस्कुराया। वो क्या कर लेगा, हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे। मेरी ताकत के आगे किसी इंसान की ताकत कोई हैसियत नहीं रखती। तुमने उसे पैगाम देकर उसे मौत की तरफ बुला लिया है। इफ़त ने उस वक्त होश से काम लेते हुए अपने मोबाइल को साइलेंट से तब्दील किया और उस पर रिंगटोन लगा दी। उस सन्नाटे में एक शोर सा बर्पा हो गया। उसके साथ ही जिन के कदम उसी जगह रुक गए। बंद करो इसे, बंद करो, वो दांत पीस कर बोला। ये अब बचता रहेगा, इफ़त ने कहा। बंद करो ये शोर और सन्नाटा रहने दो। वो धाड़ा और उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। इफ़त ने रिंगटोन की आवाज़ उसके कानों तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखा। वो जिन अपने कानों पर हाथ रखे सड़क पर ही बैठ गया। वो शदीद तकलीफ और अजियत में था। उसने अपनी आंखें मजबूती से बंद की हुई थीं
उसकी शक्ल और भी खौफनाक हो गई। वो कह रहा था, आज कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। तुम मेरी मलका बनोगी और मेरी दुनिया में रहोगी। बंद कर दो ये आवाज, ये शोर बंद कर दो, सन्नाटा रहने दो। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा। इफ़त के मोबाइल की बैटरी पहले ही खत्म होने वाली थी और मुसलसल रिंगटोन लगाने से उसकी बैटरी किसी भी वक्त खत्म हो सकती थी। वो पुरुम्मीद थी कि साजिद उसकी मदद के लिए जरूर आएगा। सुना नहीं तुमने, इस शोर को बंद कर दो, वो धाड़ा। तुम मेरा पीछा छोड़ दो, इफ़त ने कहा। अब ये मुमकिन नहीं है, वो फिर चीखा। मैं इस शोर को जारी रखूंगी और सन्नाटा नहीं होने दूंगी। मैं भी आज तुझे लेकर ही जाऊंगा, वो अजियतनाक आवाज में बोला। उसके कानों से खून निकलने लगा था जो लकीर की शक्ल में उसकी गर्दन की तरफ जा रहा था। तुम अल्लाह के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, इफ़त ने उससे इस्तदा की। नहीं छोड़ूंगा, वो जिन जिद से बोला। फिर मैं भी ये शोर बंद नहीं करूंगी, इफ़त कहती हुई उस रास्ते की तरफ दौड़ पड़ी जिस तरफ से वो अभी आए थे। उसके मोबाइल फोन से रिंगटोन की आवाज उस जगह के सन्नाटे को मातूम कर रही थी। वो जिन भी अपनी जगह से उठा और तकलीफ के बावजूद वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। इफ़त क्योंकि भाग रही थी और उससे काफी फासले पर चली गई थी, इसलिए उस जिन तक रिंगटोन की आवाज कम आने लगी थी। अब उस जिन की हालत बेहतर होने लगी थी और वो गज़बनाक चेहरे के साथ उसकी तरफ कदम उठाने लगा। गुस्सा और कहर उसके चेहरे से आया था। कहाँ हो साजिद तुम? इफ़त ने ये कहते हुए रिंगटोन बंद की और साजिद का नंबर मिलाने लगी। वो भागकर उससे काफी फासले पर चली गई थी। जैसे ही साजिद के मोबाइल फोन पर 2 बेल गई, उसके साथ ही इफ़त के फोन की बैटरी खत्म हो गई और फोन की स्क्रीन अंधेरे में डूब गई। ओ मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? इफ़त ने परेशान होकर मोबाइल फोन फिर ऑन करने की कोशिश की। इसी दौरान में वो जिन अपनी खौफनाक सूरत के साथ बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। वीरान सड़क थी और दूर तक खामोशी, गहरा सकूत और सन्नाटे का राज हो गया था। आधा चांद आसमान की बुलंदी से झांक रहा था। इफ़त की मदद के लिए उस जगह कोई भी नहीं था। उसने उस सड़क की जानिब देखा जहां से वो उस सड़क पर उतरे थे। साजिद के आने की जैसे उम्मीद टूट गई थी। उसने सोचा कि साजिद का प्यार भी बस यहाँ तक था। अब वो जिन उसे अपने साथ ले जाएगा। उसने अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया, अपने आप को हालात की लहरों के हवाले करने का फैसला कर लिया, क्योंकि अब उसके बचाव की कोई सूरत नहीं थी। जिस तरह मछली पानी में जिंदा रहती है, इसी तरह मेरी सांस भी सन्नाटे में चलती है। अब यहाँ कोई शोर नहीं है, दूर तक सन्नाटा है। उस जिन की आवाज में ऐसी फुनकार थी जैसे कई सांप एक जगह पर मौजूद हों। अल्लाह के लिए मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन तुम्हें टक्कर मारी थी। इफ़त ने उस जिन के सामने हाथ जोड़ दिए। वो तो मैं माफ कर चुका हूँ, तो फिर मुझे जाने दो। पर तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो, मैं तुम्हें अपनी मलका बनाना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ मेरे सहरा में जाओगी, जहाँ ऐसा सन्नाटा है कि मुझे सुकून आ जाता है। चलो मेरे साथ। जिन ने इफ़त का हाथ पकड़ लिया। इफ़त खौफ से कांप रही थी। वो कोई मुज़ाहमत भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अब उसका कोई फायदा नहीं था। साजिद को उसने बता दिया था वो इस जगह नहीं आया था। उसे ऐसे लगा कि साजिद की मोहब्बत रेत के उन जरों की तरह थी जो हवा के झोंके के साथ बिखर जाते हैं। इफ़त के पास उसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो उसके साथ चल पड़े, और वो उसके साथ चल पड़ी। जिन मुस्कुराया, दोनों चलने लगे। इफ़त का हाथ उसके खारदार हाथ में था। इफ़त को लग रहा था जैसे उसका हाथ कांटों में फंस गया हो। यकदम एक तेज रफ्तार कार उस सड़क पर उतरी और उसके चीखते हुए टायर ने सारा सन्नाटा खत्म कर दिया। उसके साथ ही उस कार का मुसलसल हॉर्न बज रहा था। उस जगह की फिजा शोर से भर गई। इफ़त ने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो वो साजिद की कार थी। शोर ऐसा था कि जिन ने अपने कानों में उंगलियां ठूस ली। साजिद ने कार पास ही खड़ी कर दी, लेकिन हॉर्न से अपना हाथ नहीं हटाया, जिससे एक शोर बरपा था। इफ़त का हाथ छूट चुका था। इफ़त कार की तरफ भागी और दरवाजा खोलकर साजिद के साथ बैठ गई। साजिद कार से बाहर निकला। उसके हाथ में एक बोतल थी जिसमें पानी था। साजिद ने उस बोतल का ढक्कन खोलकर सारा पानी जिन पर डाल दिया, जो उस वक्त मछली की तरह तड़प रहा था। पानी पड़ते साथ ही जिन के मुंह से ऐसी फलक शगाफ चीखें निकली जैसे कोई दरिंदा ज़िबा हो रहा हो। उसके साथ ही उसके जिस्म से धुआं उठने लगा और कुछ देर के बाद वहां राख का ढेर बन गया। फिर यकदम एक हवा चली और वो राख का ढेर बिखर गया। साजिद वापस कार में बैठ गया। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ से जल्दी निकलो। इफ़त मुस्तरिब और अभी तक खौफजदा थी। अब कुछ नहीं होगा, वो खत्म हो चुका है। तुम्हारा फोन आते ही मैंने फौरन अपने ताया जी को फोन किया और उन्हें सारी बात से आगाह किया।
वो हाफिज साहब हैं, उनके पास बहुत सा इल्म है। उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। जब तक मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कलाम पाक पड़ा हुआ ये पानी मुझे दिया और मुझे बताया कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के जोर से ये भी जान लिया है कि वो किस फितरत का जिन है। इसके साथ वो पढ़ाई भी करते रहे। मैं फौरन यहाँ आ गया और अगली बात तुम्हारे सामने है। साजिद ने तफसील बताई। तुम्हारा शुक्रिया साजिद। इफ़त ने उसकी तरफ ममनून निगाहों से देखा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मैंने तो अपनी मदद की है और तुम इसका जिक्र किसी से मत करना। मैंने किसी को भी नहीं बताया। हम शॉपिंग करके घर चले जाएंगे, अब तुम बेफिक्र हो जाओ। साजिद ने प्यार से कहा। अब तुम्हें उस जिन से निजात मिल गई है ना, लेकिन दूसरा जिन तुम्हें चिमट जाएगा। साजिद यकदम बोला। वो कौन है? वो जिन मैं हूँ, साजिद ने कहा और इफ़त हंस पड़ी। कुछ देर के बाद उनकी कार वापस जा रही थी। एक बार फिर वहां मुकम्मल सन्नाटा छा गया था।